अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हमने जो एंट्री टेस्ट के क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं। एंड माय नेम इज़ कामरान सुमरो और मैं आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर दूंगा। तो हम आज से शुरुआत करते हैं एमकेट की। तो स्टूडेंट का मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि हमें कौन कौन से बुक जो हैं रेफ़र करने चाहिए एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बुक्स मैंने यहाँ लिखे हैं, बुक्स फॉर प्रिपरेशन। ये सबसे पहले जो मेन फोकस आप लोगों को करना है वो अपने टेक्स्ट बुक पे करना है। टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखनी है। उसके बाद होता है अपना पास्ट पेपर्स, यानी पास्ट पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर्स सर्च करोगे उससे बेहतर है कि आप ये डाउ ग्रेड का एमकेट डाउ ग्रेड का एक बुक आता है, ये आप ख़रीद लें। इसमें सारे पास पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के भी, फिज़िक्स के भी, बायोलॉजी के भी, इंग्लिश के भी। तो इस तरीके से आपको पास पेपर्स हो जाएंगे और यूजुअली पास पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद सेट फिज़िक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सेट फिज़िक्स का बुक भी आप ख़रीद लें। तो ये तीन जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और बुक है जिसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम कहते हैं 1000 MCQs फिज़िक्स बाय रेडिस्पार्ट। ये बुक भी है, इससे भी MCQs आते हैं। अब अगर आप ये सारे बुक अगर आप नहीं खरीद रहे तो कोई इशू नहीं है। हमारी जो डेली टेस्ट हैं उनमें इन यानी बुक्स के सारे MCQs मौजूद हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स क्या है? तो हम कहते हैं फिज़िक्स एक फिज़िकल साइंस की ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी के बीच में इंटरेक्शन को डील करती है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस which deals the interaction between matter and energy। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना चाहिए कि फ़िज़िक्स एक फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है। कभी कभी ऐसे भी MCQs आ जाता है, छोटा सा MCQs, टोकन टाइप MCQs हम जिसको कहते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि भाई फ़िज़िक्स कौन सी साइंस की ब्रांच है। और फिज़िक्स में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? तो फिज़िक्स में हम इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं। किसके बीच में? मैटर और एनर्जी के बीच में। या फिज़िक्स की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि फ़िज़िक्स में हम तीन तरह की स्टडी करते हैं। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आपकी टेस्ट में रिपीट हो चुका है कि भाई फिज़िक्स में हम कौन कौन सी स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हम जैसे ही फिज़िक्स की स्टडी करने लगते हैं तो फिज़िक्स की स्टडी में हमें ये दो बातों को समझना पड़ेगा, मैटर और एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जैसे कि आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा कि भाई हम कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट इज कॉल्ड मैटर। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूँ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट, तो हम इसको यानी मैटर कहते हैं। अगर आप इस मैटर को थोड़ा सा और देखोगे तो हम कहते हैं कि भाई ये जो मैटर होता है इसके पास तीन स्टेट्स होती हैं। वैसे तो 4 स्टेट्स हैं, पर हमारे सिलेबस के मुताबिक इसके पास 3 स्टेट्स हैं। तो हम कहते हैं दी मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। अब ये जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं ये कौन कौन सी हैं? तो हम कहते हैं एक सॉलिड होता है,
और एक लिक्विड और एक जो है वो गैस है। 3 ये मैटर की स्टेट हो गई। अगर आप इन स्टेट्स के बीच में इनको एलोबरेट करना चाहेंगे या इनके बीच में डिफरेंस देखना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जिसके पास डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी मैटर की वो स्टेट जिसके पास डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो तो हम उसको कहते हैं सॉलिड। अगर आप सॉलिड के थोड़ी सी और स्टडी करना चाहेंगे तो हम कहते हैं सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं ये सॉलिड्स के एटम्स हैं। ये सॉलिड के एटम्स आपस में फ्रिमली अटैच होते हैं, यानी सॉलिड्स के एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस भी नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सॉलिड होता है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्रेस हमेशा वो चीज़ होती है जिनके एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है। तो सॉलिड के लिए 2 पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये है, these have strongest intermolecular forces, इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और हम ये भी कह सकते हैं कि these are incompressible, ये कंप्रेस नहीं कर सकते। और ये कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते? ये इसलिए हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो स्पेस नहीं है। अब सॉलिड के बाद हम डिस्कस करने लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? तो हम कहते हैं लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता, यानी द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। अगर आप लिक्विड की स्टडी करेंगे तो हम कहते हैं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट होते हैं और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between molecules is compared to solid। और आप देख रहे हैं कि इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी है। इसका मतलब है हम इस पे प्रेशर अप्लाई करके इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एट लिटिल एक्सटेंट। ये थोड़ी सी बात समझ लें, यानी हम लिक्विड को कंप्रेस तो कर सकते हैं पर हम इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर गैसेस की बात होगी, हम आगे जाके करेंगे तो आप देखेंगे कि गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे गैस। तो गैस क्या है? इट इज़ दी state of matter having neither definite shape nor definite volume।
यानी गैस मैटर की वो स्टेट है जिसके पास ना तो डेफिनेट शेप है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है, और गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से ये जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है हम इन पे प्रेशर अप्लाई करके इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इट कैन बी कंप्रेस। ये लिक्विड के हिसाब से ज़्यादा कंप्रेस होगी क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। आप ये नोट कर लें तो फिर इसको इरेज करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इसी पे हम MCQs भी कर रहे हैं साथों ही साथ। तो MCQs नंबर 1 है द फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन। तो मैंने आपको बताया है लेक्चर में कि फ़िज़िक्स कौन सी स्टडीज़ पे बेस होती है, तो आई थिंक आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो फिज़िक्स में हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, मेजरमेंट भी करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। और दूसरा MCQs था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज़ इनकम्प्रेसिबल, यानी मैटर की कौन सी स्टेट है जो इनकम्प्रेसिबल है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि वो सॉलिड होती है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और अब हम स्टडी करेंगे एनर्जी को। एनर्जी क्या है? तो आप लोग जानते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और अगर आप इस एनर्जी को देखेंगे तो इस एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पर हम यहाँ पे एक फॉर्म डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर आप इस मैकेनिकल एनर्जी को देखेंगे तो इस मैकेनिकल एनर्जी में दो हमारे पास फॉर्म्स आते हैं। एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी these are two types of मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं उस बॉडी के पास होती है जो बॉडी मूव करती है। जब बॉडी स्टेशनरी होगी उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, पर उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कभी भी नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं द एनर्जी possessed by body due to its motion is known as kinetic energy। जो एनर्जी बॉडी के पास मोशन की वजह से होगी उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी बॉडी के पास, अब देखें, द एनर्जी possessed by body due to its position is known as potential energy। उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी possessed by body due to its position, तो पोजीशन से क्लियर नहीं हो रहा, तो हम इसको दूसरे वर्ड्स में क्लियर कर सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो हमारा वर्क जो होगा, जो हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट करेंगे, वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी बेहतर डेफिनेशन ये है द वर्क डन अगेंस्ट any force means field force, the work done against any force is called potential energy।
तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। मतलब जैसे मेरे हाथ में सपोज करें ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अगर इस बॉक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सपोज मैं इस बॉक्स को यहाँ ले गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैंने फोर्स लगा के इस ब्लॉक को ऊपर ले गया। इसका मतलब है मैंने इस ब्लॉक को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करवाया है। तो इसका मतलब है इस बॉडी में अब एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइप्स होते हैं, वो भी मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखूंगा। एक फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। तो इसकी डेफिनेशन होगी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10 मीटर हाइट पे एक बॉडी पड़ी हुई है जो स्टेशनरी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, तो आप कहेंगे उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं कुछ हमारे पास ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके पास इलास्टिसिटी होती है। जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के पास इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी की वजह से जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसको हम इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सपोज करें अगर हम इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, जब हम इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगा और हमने इस बॉडी को ऐसे मूव करवाया है। इसका मतलब है हमने इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करवाया है और वो जो काम हमने इस बॉडी पे करवाया है वो इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। और किस फॉर्म में? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं द वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक स्प्रिंग कंप्रेस है, कंप्रेस स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी होती है, तो कंप्रेस स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा टाइप भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो तीसरा टाइप है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड और ये समझें कि कोई टेस्ट चार्ज है Q0। इस टेस्ट चार्ज को जब मैं मूव करवाऊंगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक मैंने मूव करवाया तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे था और मैंने टेस्ट चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फोर्स था और मैंने टेस्ट चार्ज को ऐसे मूव करवाया, मतलब मैंने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया है। तो इसका मतलब है इस टेस्ट चार्ज में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे द वर्क डन अगेंस्ट द वर्क डन ऑन अ चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड।
चार्ज से बेहतर है कि आप टेस्ट चार्ज लिख लें, टेस्ट चार्ज बेहतर होगा। द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से अब हमने समझ लिया है कि भाई मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और सिंपल टर्म यूज़ होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इसको कहते हैं हम मास। मास को भी थोड़ा समझ लेते हैं। मास क्या है? तो हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मास, यानी किसी भी बॉडी के पास मैटर की कितनी क्वांटिटी है हम उसको मास कहते हैं। सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मास। देखें, बॉडी का मास साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉडी का मास डिपेंड करेगा कि उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है। तो ये बात आप नोट कर लें। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हमारी फिजिक्स होती है उसमें हम मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं। इंटरेक्शन मतलब कि मैटर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैटर और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जिसको हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट। तो आप ये नोट कर दें ताकि मैं इसको इरेज करूं, तो फिर हम वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंट। ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया हुआ है, और इस की जो इक्वेशन है मैथमेटिकल फॉर्म है E = mc²। ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर आपके पास मास है तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो C है ये एक किस्म का कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेयर मैं लिख देता हूँ, वेयर C इज दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस रिलेशन से हम ये समझ सकते हैं कि मास और एनर्जी आपस में कैसे इंटरचेंज होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिस एग्जाम्पल में से हमें क्लियर हो जाए कि मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपने भी सुने होंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है न्यूक्लियर फिशन एंड, या इसको पहले समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फिशन क्या है? तो न्यूक्लियर फिशन में आप जानते हैं कि एक आपके पास बड़ा न्यूक्लियाई होता है, हेवी न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 हमारे पास होता है, और इस पे हम एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवाते हैं। और याद रखिएगा ये न्यूट्रॉन सिलो होना चाहिए। ये एनटी टेस्ट में क्वेश्चन भी आया है कि भाई जो फिशन करवाता है वो कौन सा न्यूट्रॉन होता है, तो वो न्यूट्रॉन हमेशा सिलो होता है। तो ये एक यूरेनियम का एटम है और हम इसको न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे ही ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये टूट जाएगा दो फ्रेगमेंट्स में। एक फ्रेगमेंट है क्रिप्टॉन और एक फ्रेगमेंट है बेरिलियम, और इसी के साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट होंगे और कुछ एनर्जी भी हमें मिलेगी। तो इसी के साथ ये जो रिएक्शन हमारा हुआ, इस रिएक्शन में हमें कुछ एनर्जी मिल रही है। तो अगर हम ये समझें कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिली है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई क्रिप्टॉन और बेरियम का जब हम मास सम करेंगे तो इन दोनों का जो मास का सम होगा वो हमेशा छोटा पड़ जाएगा इसके मास से।
यानी इसका मास बड़ा होगा और इन दोनों के मास का सम इसके मास से छोटा होगा, तो हम कहेंगे बाकी का मास हमारा कहाँ चला गया है, तो बाकी का मास अकॉर्डिंग टू E = mc² से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर कट हमें ये पता चला कि कैसे हमारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन हमारा होता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ये रिएक्शंस होते हैं जो सन और स्टार पे होते हैं। सन जो हमें एनर्जी देता है वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो हम कहते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। फ्यूजन का मतलब होता है दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएं। जैसे आप समझें एक ड्यूट्रम है और दूसरा भी हमारे पास ड्यूट्रम है, ये दोनों कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके साथ हमें कुछ एनर्जी भी मिल रही है। तो दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं और इसके साथ हमें एनर्जी मिल रही है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब वही क्वेश्चन है कि भाई ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो हम कहेंगे कि भाई हीलियम का जो मास होगा वो कम होगा और इन दोनों का मास का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा। यानी लेफ्ट साइड पे मास हमारे पास ज़्यादा है और राइट साइड पे हमारे पास मास कम है, तो बाकी का मास कहाँ चला गया, तो हम कहेंगे बाकी का मास जो है वो एनर्जी में चला गया अकॉर्डिंग टू E = mc²। तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए ये कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल भी है और वो एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इसको कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन, मास इनहेलिएशन। अब इस मास इनहेलिएशन में क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जब कोई पार्टिकल, सपोज करें ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये एक एंटी पार्टिकल है, तो जब कोई पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो दो फोटॉन बनते हैं। फोटॉन इज नथिंग बट द बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो एक हमारे पास पार्टिकल था, दूसरा एंटी पार्टिकल है, इन्होंने आपस में कोलिजन की और दो फोटॉन बन गए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से हमारे इंटर में इसी का ये एक एग्जाम्पल है कि भाई एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास पॉजिट्रॉन है, इन दोनों ने आपस में कोलिजन की और ये कन्वर्ट हो गए एनर्जी में यानी फोटॉन में। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई भाई कि मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर, कि एनर्जी कैसे मैटर में कन्वर्ट हो रही है। इसका एक ही एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आप जानते हैं और वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन आपने इंटर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 17 में। इसमें क्या होता है कि एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन हेवी न्यूक्लियस के साथ, ये एक हेवी न्यूक्लियस है, एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन आ रहा है यानी गामा रेज आ रहा है और ये हेवी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर रहा है। जब गामा रेज जो कि हाई एनर्जी फोटॉन है, ये जब हेवी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से एक पार्टिकल बनेगा और एक उसका एंटी पार्टिकल बनेगा। यानी जब गामा रेज हेवी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा तो हमें एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। तो ये दो पार्टिकल हमें मिल जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई ये जो एनर्जी थी E = hν, ये जो एनर्जी थी ये हमारी मैटर में कन्वर्ट हो गई है। तो ये एक एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। तो आप इसको नोट कर लें तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, आप जो हमने टॉपिक डिस्कस किए आपकी रिवाइज के लिए हम MCQs मैंने लिखे हैं 3 MCQs, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इट हैज़। तो ये आपको बताना है कि एक सैटेलाइट अर्थ को राउंड कर रही है, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी।
तो सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि भाई सैटेलाइट मूव कर रही है, तो जो चीज़ मूव करेगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो इसके पास दोनों होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ। तो कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करवाते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होती है, इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करवा रहे हैं। और जब भी हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, इसका मतलब है उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर, तो ऑप्शन ए है पेयर प्रोडक्शन। तो आपने देखा था पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन यानी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बाकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन है, इसमें आपको पता है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए होगा। अब हम आगे चलते हैं और अब हमारा नेक्स्ट फेज है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर हम उनमें से कुछ ब्रांचेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है, तो हम कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द बॉडीज which are in motion with or without description or reference of the force। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, the study about bodies in motion with or without description of force, ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन है। यानी मैकेनिक्स में हम बॉडीज़ के मोशन की स्टडी करेंगे, पर हम इस मोशन में फोर्स का रेफरेंस दे भी सकते हैं, फोर्स का रेफरेंस नहीं भी दे सकते। तो इसका मतलब होगा कि मैकेनिक्स के अंदर हमारे दो ब्रांचेस बनेंगी। एक ब्रांच का नाम होगा काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच का नाम होगा डायनामिक्स। दूसरी ब्रांच जो है उसका नाम है डायनामिक्स। तो अब आप इस काइनेमेटिक्स को समझें, तो ऊपर हमने दो बातें की हैं। हम कह रहे हैं कि हम विदाउट फोर्स भी स्टडी कर सकते हैं, विथ फोर्स भी स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम मोशन की स्टडी करेंगे बगैर फोर्स के रेफरेंस से, तो वो होगी काइनेमेटिक्स। पर जब हम बॉडीज़ के मोशन की स्टडी करेंगे विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स, तो वो हो जाएगा डायनामिक्स। यानी अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम सपोज करें डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या हम फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो डायनामिक्स में होंगी, क्योंकि मोशन की इक्वेशंस में कहीं पे भी फोर्स की बात नहीं होती है। पर जब हम न्यूटन्स के लॉज की बात करेंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो डेफिनेटली हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम डायनामिक्स की स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, द स्टडी about motion of bodies without a reference of force। इसी तरीके से डायनामिक्स में क्या होगा, द स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो ये सारी बातें होंगी। इसी तरीके से हम फिर दूसरी ब्रांच डिस्कस करेंगे, और दूसरी ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, अब थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो हम कहते हैं द स्टडी अबाउट, पहले लिख लेता हूं मैं, द स्टडी अबाउट conversion of heat into other
forms of energy is called thermodynamics। यानी थर्मोडायनामिक्स वो स्टडी होती है फिज़िक्स में जिसमें हम स्टडी करते हैं कि भाई हीट को दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जाए। ये हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं इंटर में। इसी तरीके से एक और ब्रांच है और इसको कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? तो हम कहते हैं द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी अगर हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यानी जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं और शेल का रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मतलब ये एटॉमिक फिजिक्स है। तो एटॉमिक फिजिक्स क्या है? द स्टडी about structure of atom apart from nucleus। तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। यानी ये आप जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है और ये वेरियस शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है जो इन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता रहता है और इसको हम कहते हैं शेल। तो शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स उसको कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो इसी तरीके से हम ये स्टडी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो भी आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से आगे जाके हम एक्स रेज की स्टडी करते हैं तो एक्स रेज की स्टडी भी हम कहते हैं कि भाई इसमें की जाती है कि भाई एक्स रेज कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्टडी एटॉमिक फिजिक्स में होती है। या इसी तरीके से आगे हम लेज़र लाइट पढ़ते हैं कि भाई लेज़र कैसे बनता है। तो लेज़र लाइट की जो स्टडी है वो भी एटॉमिक फिजिक्स में की जाती है। तो आप इसको नोट कर लें तो मैं रेस कर दूँ। अच्छा, अब हम एक और ब्रांच डिस्कस करेंगे और उस ब्रांच का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो जैसे हमने कहा था एटॉमिक फिजिक्स में कि हम न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी एटम की स्टडी करेंगे, तो अगर हमें सिंपली न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम ऐसे कह सकते हैं, द स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड इट्स चेंजेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी इसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मास नंबर होता है, जैसे चार्ज नंबर होता है, न्यूक्लियॉन नंबर होता है। इसी तरीके से फिर चेंजेस होती हैं जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई, न्यूक्लियर फिशन हो गई, रेडियो एक्टिविटी हो गई। तो ये सारी बातें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है और न्यूक्लियर फिशन है, ये हमेशा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से अब हम एक और ब्रांच डिस्कस करने वाले हैं और उस ब्रांच का नाम है पार्टिकल फिजिक्स। ये थोड़ा सा समझ लें क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स सिंथ टेक्स्ट बुक में इतना डिस्कस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या है? तो हम कहते हैं द स्टडी अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल। द स्टडी अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द पार्टिकल फिजिक्स। अब बेसिकली जो हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। तो पार्टिकल के फंडामेंटली दो टाइप्स हैं। एक पार्टिकल को हम कहते हैं, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। एक को कहते हैं फर्मियंस और एक को कहते हैं बोसॉन्स। अब आप समझें कि
ये जो फर्मियान्स हैं ये क्या हैं और ये बोसॉन्स क्या हैं। तो हम कहते हैं फर्मियान्स वो हैं जो पार्टिकल मैटर बनाते हैं, यानी जो मास के बने होते हैं या जो मैटर के बने होते हैं, मेड ऑफ मैटर ऐसे कह सकते हैं। और ये जो बोसॉन्स हैं ये बेसिकली कैरियर होते हैं फोर्सेस के। जैसे आपने सुना होगा फोटॉन, तो फोटॉन इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो बोसॉन्स की कैटेगरी में फोटॉन जाएगा। इसकी डेफिनेशन होगी द पार्टिकल्स विच आर कैरियर ऑफ फोर्स, जो फोर्स के कैरियर हैं। जैसे हमारे पास 5 जो हैं, जैसे हमारे पास 4 जो हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। जैसे आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन फोर्सेस के जो कैरियर होते हैं उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। बहरहाल अभी तक आप एक जानते हैं कैरियर, और वो है फोटॉन। तो फोटॉन इसकी कैटेगरी में जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस कैटेगरी में जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसके अंदर 2 कैटेगरी हम बनाते हैं। एक इसकी कैटेगरी होती है लेप्टॉन और दूसरी इसकी कैटेगरी होती है हेड्रॉन। हेड्रॉन और लेप्टॉन्स, तो हम इसको समझ लेते हैं कि भाई हेड्रॉन्स क्या होते हैं और लेप्टॉन्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं होगी उनको कहेंगे लेप्टॉन्स, और जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होगी उसको कहेंगे हेड्रॉन्स। अब स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन क्या है तो थोड़ा समझ लें। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो फोर्स इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड कर रहा है उस फोर्स को कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। यानी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स which holds the proton and neutron in nucleus। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ये है। तो हम कहते हैं जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की इंटरेक्शन होगी उनको हेड्रॉन्स कहेंगे, और जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की इंटरेक्शन नहीं होगी उनको लेप्टॉन्स कहेंगे। तो इसी तरीके से हेड्रॉन्स मीन्स द पार्टिकल्स हैविंग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन, और इनमें नहीं होगी द पार्टिकल्स विच डू नॉट हैव स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो ये हो गई। अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी किस्म की स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेप्टॉन की कैटेगरी में जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेप्टॉन है। और अगर हम हेड्रॉन्स की बात करें तो हेड्रॉन्स को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं बोरॉन और एक को हम कहते हैं मीज़ॉन्स। तो बोरॉन्स और मीज़ॉन्स ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं ये जो बोरॉन्स हैं ये वो हमारे पार्टिकल्स हैं जो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, और मीज़ॉन्स वो हमारे यानी पार्टिकल्स होते हैं जो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं। तो हम कहेंगे इसको मेड अप ऑफ 2 क्वार्क्स, और इसको कहेंगे मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स।
तो ये 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, ये 2 क्वार्क्स के बने होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन देखेंगे और न्यूट्रॉन देखेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली 3 क्वार्क्स का बना हुआ है, तो ये बोरॉन्स की फैमिली में जाएगा। और जैसे एक पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं मियॉन्स, तो वो पार्टिकल जो है वो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं, तो ये उस कैटेगरी में जाएंगे। तो बोरॉन्स की कैटेगरी में आपके पास आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं कि भाई प्रोटॉन, तो हम कहते हैं प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं, ये प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होंगे, एक इसमें डाउन क्वार्क होगा। और अगर आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होंगे और 1 अप क्वार्क होंगे, यानी इनमें 3 क्वार्क्स बने होते हैं। ये 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, इसलिए हम इसको बोरॉन्स कहते हैं। अच्छा, तो अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? द स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है, जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो इस कंडक्टर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर के नज़दीक कंसंट्रेटिक सर्किल्स में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर अगर पैरेलल कंडक्टर हैं और इन दोनों में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या रिपल भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर इन दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, सपोज अगर एक में करंट डाउनवर्ड है, दूसरे में करंट अपवर्ड है, तो ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो ये सारी स्टडी जो है हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? द स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रॉपर्टीज और प्रोपोगेशन की जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को फर्दर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स और एक है फिजिकल ऑप्टिक्स। अब जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, यानी हम ऐसे समझते हैं कि लाइट जो प्रोपोगेट हो रही है वो रे के फॉर्म में हो रही है। अगर हम ऐसी स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे हम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम लेंसेज पढ़ते हैं, क्योंकि लेंसेज में हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट जो हमारे पास आ रही है वो रेज के फॉर्म में आ रही है। तो लेंसेज की स्टडी हो गई, मिरर्स की स्टडी हो गई, माइक्रोस्कोप की स्टडी हो गई, ये सारी हम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है या दूसरी इसकी ब्रांच है इसकी ऑप्टिक्स की, इसको कहते हैं हम फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को हम वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, लाइट के पास वेव नेचर भी है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। पर जब हम लाइट की वेव नेचर डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे हम फिजिकल ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगर हम लाइट की इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे, लाइट की डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे हम फिजिकल ऑप्टिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। यानी इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं? इसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हम लाइट की डिफ्रैक्शन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम फिजिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। पर अगर हमें रिफ्लेक्शन पढ़नी है, रिफ्रैक्शन पढ़नी है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहाँ पे स्टडी की जाएगी। यानी जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या हम रिफ्लेक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं जब हम लेंसेज पढ़ते हैं तो लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है, और जब हम मिरर्स पढ़ते हैं तो मिरर्स में रिफ्लेक्शन होती है। तो ये सारी स्टडी इसमें होती है। इसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम इंटर क्लास में पढ़ते हैं। ये क्या है? द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स की हम
प्रॉपर्टीज़ भी देखना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हैं, यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये सारा कुछ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। जैसे आप जानते हैं प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट है, उसमें हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं द स्टडी अबाउट हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर या हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स इज नोन एज द प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स के बाद हमारे पास है एक्वेस्टिक्स। एक्वेस्टिक्स क्या है? द स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो इसी तरीके से हम ये सारी ब्रांचेस डिस्कस करते हैं, और अभी आप इनको नोट कर दें तो फिर हम इन पे MCQs डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी जो हमने ये पूरा लेक्चर आप लोगों को दिया, अब हम इस पे कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो लेप्टॉन है? तो मैंने आपको बताया था लेप्टॉन उसको कहते हैं जिनमें स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं होती है, तो इनमें से वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन विल बी स्टडीज इन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन को हम किस में पढ़ेंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियर चेंजेस हैं, तो डेफिनेटली हम इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन फेडरल की मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें 2-3 मरतबा आ चुका है। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं, 3 में से 2 क्वार्क्स अप होते हैं और 1 क्वार्क डाउन होता है, तो 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क, ये ऑप्शन ठीक है। इसी के बाद क्वेश्चन है The study of conversion of heat energy into other forms of energy is known as, तो हम इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। उसके बाद क्वेश्चन है 2 पैरेलल कंडक्टर कैरीज करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है लेज़र लाइट विल बी स्टडीज इन। अच्छा, अब लेज़र लाइट कैसे बनती है? तो आपको पता है लेज़र लाइट इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से बनती है, और इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होती है वो हमेशा हम एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद क्वेश्चन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिलोंग्स टू। न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये बोरॉन्स के साथ बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये 3 क्वार्क्स के बने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विल बी स्टडीज इन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम किस में पढ़ते हैं? तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं ये बेसिकली फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।